नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पे आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज जो हम पढ़ेंगे, सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे खड़ी बोली। खड़ी बोली सबसे पहले तो हम कौन सा बिंदु लेंगे? खड़ी बोली। देखो, खड़ी बोली जो है, इसको सबसे पहले तो हम ये देखें कि वर्तमान समय में जो पूरा विश्व है, इस पूरे विश्व में खड़ी बोली बोलने वाले जो लोग हैं, इनकी संख्या लगभग 1.5 करोड़ मानी जाती है। पूरे विश्व में खड़ी बोली बोलने वाले लोगों की जो संख्या है वो कितनी मानी जाती है? 1.5 करोड़ के लगभग मानी जाती है। अब सबसे पहले तो जितनी भी बोलियां हैं हमारी हिंदी से संबंधित 18 बोलियां हैं हिंदी की, उन 18 की जो 18 बोलियां हैं, आपको पता होना चाहिए कि इस बोली का उद्भव इस अपभ्रंश से हुआ है, इस बोली का उद्भव इस आधुनिक उपभाषा से हुआ है। ये सब कुछ आपको यहाँ पता होना चाहिए। देखो, सबसे पहले हम देखें खड़ी बोली जो है, इसका जो उद्भव है, इसका जो उद्भव है वो उद्भव हुआ है शोरसेनी अपभ्रंश से। शोरसेनी अपभ्रंश से। कौन से अपभ्रंश से हुआ है? शोरसेनी जो अपभ्रंश है, इस शोरसेनी अपभ्रंश से हमारी जो खड़ी बोली है उसका उद्भव हुआ है या विकास हुआ है। और जो शोरसेनी अपभ्रंश है, इसकी आधुनिक उपभाषा है आधुनिक उपभाषा, और इसकी जो आधुनिक उपभाषा है वो है पश्चिमी हिंदी। आधुनिक उपभाषा कौन सी है? पश्चिमी हिंदी। इस पश्चिमी हिंदी से हमारी जो खड़ी बोली है, इसका क्या हुआ है? विकास हुआ है। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि खड़ी बोली का उद्भव शोरसेनी अपभ्रंश की आधुनिक उपभाषा पश्चिमी हिंदी से हुआ है। क्या बोल सकते हैं? खड़ी बोली का उद्भव या विकास शोरसेनी अपभ्रंश की आधुनिक उपभाषा पश्चिमी हिंदी से हुआ है। कहां से? पश्चिमी हिंदी आधुनिक उपभाषा है। अपभ्रंश कौन सा है? शोरसेनी अपभ्रंश है। अब प्रश्न चाहे आपको कैसे भी पूछा जाए, खड़ी बोली का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ? शोरसेनी अपभ्रंश से। खड़ी बोली का उद्भव किस आधुनिक उपभाषा से हुआ? पश्चिमी हिंदी से हुआ। और इसमें ये और ध्यान रख सकते हैं कि शोरसेनी जो अपभ्रंश था, इसकी जो अवस्था थी, उत्तरी अवस्था जो है, इसकी अंतिम जो अवस्था है, उससे हमारी खड़ी बोली का क्या हुआ है? विकास हुआ है। फिर इसके संदर्भ में इसका जो नामकरण है, इसका नामकरण खड़ी बोली, इसको क्यों नाम दिया गया? एक एक बिंदु को हम स्पष्ट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो हमने देखा खड़ी बोली बोलने वाले लोगों की संख्या पूरे विश्व में लगभग 1.5 करोड़ मानी गई है। उद्भव शोरसेनी अपभ्रंश की आधुनिक उपभाषा पश्चिमी हिंदी से खड़ी बोली का उद्भव हुआ। फिर अब आता है इसका जो नामकरण है। नामकरण किस प्रकार से हुआ इसको, यानी खड़ी बोली नाम क्यों दिया गया? देखो, खड़ी बोली नाम इसलिए दिया गया, इसके संदर्भ में 3 मत प्रचलित हैं विद्वानों के। खड़ी बोली के नामकरण के संदर्भ में विद्वानों के कितने मत प्रचलित हैं? 3 मत प्रचलित हैं। सबसे पहला मत तो है खड़ी पाई होने के कारण। खड़ी पाई अर्थात ये वाली खड़ी पाई होने के कारण इसे क्या नाम दिया गया? होने के कारण इसे क्या नाम दिया गया? खड़ी बोली नाम दिया गया। यानी जो खड़ी बोली है, इस खड़ी बोली में खड़ी पाई हुई जो है, इस खड़ी पाई का प्रयोग जिन शब्दों में होता है, जिन वर्णों में खड़ी पाई का प्रयोग होता है, उस वर्ण का प्रयोग ज़्यादा होता है इसमें, और उसका प्रयोग ज़्यादा होने के कारण इसको क्या नाम दे दिया गया? खड़ी बोली नाम दे दिया गया। खड़ी पाई का मतलब है, जैसे हम क लिख रहे हैं तो क में खड़ी पाई आ रही है, इसके अलावा च लिख रहे हैं, च में खड़ी पाई आ रही है, घ लिख रहे हैं, घ में खड़ी पाई आ रही है। यानी इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग इसमें क्या होता है? ज़्यादा होता है, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया? खड़ी बोली नाम दिया गया। दूसरा जो मत है, दूसरा मत है ब्रज भाषा की अपेक्षा
ब्रज भाषा की अपेक्षा अधिक कर्कश होने के कारण भी इसको क्या नाम दिया गया, खड़ी बोली नाम दिया गया। यानी जो ब्रज भाषा है वो, जब हम किसी से मान लीजिए या ब्रज भाषा की कोई हम कविता सुन रहे हैं, तो ब्रज भाषा की कविता सुनेंगे तो वो जो बोली है, ब्रज जो भाषा है वो हमें मीठी लगेगी। और खड़ी बोली जो है ये सुनने वाले को थोड़ी कर्कश लगती है। किसकी अपेक्षा? ब्रज की अपेक्षा। ब्रज थोड़ी मीठी बोली है और जो खड़ी बोली है ये थोड़ी ब्रज की अपेक्षा मीठी नहीं है, अर्थात ब्रज की अपेक्षा क्या है, कर्कश है। तो इस कारण भी इसको क्या नाम दे दिया गया, खड़ी बोली नाम दे दिया गया। एक जो तीसरा मत प्रचलित है, वो तीसरा मत है शुद्ध व परिष्कृत होने के कारण। शुद्ध व परिष्कृत होने के कारण अर्थात बिल्कुल खरी होने के कारण। यानी इस खड़ी बोली में जो शब्दावली प्रयोग में लाई जाती है वो बिल्कुल शुद्ध है और उसका परिष्कृत जो रूप होता है, किसी भी शब्द का जो परिष्कृत रूप होता है, शुद्ध रूप होता है, उसका इसमें प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब बिल्कुल खरा रूप इसमें प्रयोग किया जा रहा है और बिल्कुल खरा रूप प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया गया, खड़ी बोली नाम दे दिया गया। तो खड़ी बोली के नामकरण के संदर्भ में ये तीन मत प्रचलित हैं। तीनों मत ध्यान रखना। खड़ी पाई होने के कारण इसको खड़ी बोली कहा गया, ब्रज भाषा की अपेक्षा अधिक कर्कश होने के कारण इसको खड़ी बोली कहा गया, और शुद्ध व परिष्कृत होने के कारण या बिल्कुल खरी होने के कारण इसको क्या कहा गया, खड़ी बोली कहा गया। अब इसके बाद में देखो नामकरण हो गया, उद्भव व विकास हो गया। इसके बाद में आता है खड़ी बोली जो है इसके अन्य नाम। खड़ी बोली के अन्य नाम क्या क्या है? अन्य नाम यानी विद्वानों के द्वारा खड़ी बोली को अनेक नाम दिए गए हैं। तो कौन कौन से विद्वान ने खड़ी बोली को क्या नाम दिया? सबसे पहला आता है ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन जो हैं, जॉर्ज ग्रियर्सन खड़ी बोली को स्टैंडर्ड भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड भाषा कहते हैं। खड़ी बोली को जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा स्टैंडर्ड भाषा या हिंदुस्तानी नाम दिया गया। जॉर्ज ग्रियर्सन ने खड़ी बोली को स्टैंडर्ड भाषा भी कहा है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने खड़ी बोली को हिंदुस्तानी भाषा भी कहा है। दूसरा बिंदु आता है गारसा द तासी जो हैं, इनके द्वारा खड़ी बोली को क्या नाम दिया गया? इनके द्वारा खड़ी बोली को नाम दिया गया भद्दी बोली। क्या नाम दिया गया? भद्दी बोली। यानी गारसा द तासी ने खड़ी बोली को भद्दी बोली कहकर पुकारा था। तीसरा जो बिंदु आता है वो है राहुल सांकृत्यायन और भोलानाथ तिवारी। इन दोनों ने खड़ी बोली को कोरवी बोली नाम दिया था। क्या नाम दिया था? कोरवी बोली नाम दिया था। खड़ी बोली को कोरवी बोली किसने कहा? खड़ी बोली को कोरवी बोली राहुल सांकृत्यायन और भोलानाथ तिवारी ने कहा था। एक और आता है अब्दुल हक ने खड़ी बोली को गंवारी बोली कहा था। खड़ी बोली को क्या कहा था? गंवारी बोली कहा था। अब्दुल हक के द्वारा खड़ी बोली को गंवारी बोली कहा गया है। तो ये जो चार नाम हैं, इन चारों नामों को ध्यान रखेंगे। एक ये भी ध्यान रख सकते हैं धीरेन्द्र वर्मा। क्या नाम याद रख सकते हैं? धीरेन्द्र वर्मा ने खड़ी बोली को खड़ी बोली ही नाम दिया था। धीरेन्द्र वर्मा ने खड़ी बोली को खड़ी बोली ही नाम दिया था। तो ये 5 बिंदु ध्यान रखना, कई बार सीधा प्रश्न पूछ लेता है मित्रों। खड़ी बोली के अन्य नाम,
खड़ी बोली को स्टैंडर्ड भाषा भी कहा जाता है, हिंदुस्तानी भाषा भी कहा जाता है। ये दोनों नाम देने वाले कौन थे? जॉर्ज ग्रियर्सन। खड़ी बोली को भद्दी बोली कहा जाता है, भद्दी बोली कहने वाले कौन थे? गार्सा द तासी। खड़ी बोली को कोरवी बोली भी कहा जाता है, ये कहने वाले कौन थे? राहुल सांकृत्यायन और भोलानाथ तिवारी। खड़ी बोली को गंवारी बोली भी कहा जाता है, गंवारी बोली कहने वाले कौन थे? अब्दुल हक। खड़ी बोली को खड़ी बोली नाम किसने दिया था? खड़ी बोली किसने कहा था? धीरेन्द्र वर्मा ने कहा था। ये खड़ी बोली के क्या हैं? अन्य नाम हैं, और ये अन्य नाम किसके द्वारा दिए गए हैं ये भी मैं आपको बता चुका हूं। अब इसके बाद में देखो, खड़ी बोली जो शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया? खड़ी बोली जो शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया, या हम ये कह सकते हैं खड़ी बोली शब्द, ये पहले तो ये देखो कि खड़ी बोली जो शब्द है दो अर्थों में प्रयुक्त होता है, दो अर्थों में प्रयुक्त होता है। दो अर्थों में किस प्रकार प्रयुक्त होता है? पहला, एक तो होता है साहित्यिक हिंदी के रूप में, साहित्यिक हिंदी के रूप में, यानी खड़ी बोली जो शब्द है वो दो अर्थों में प्रयुक्त होता है। दो अर्थ कौन कौन से हैं? एक तो साहित्यिक हिंदी के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग किया जाता है, दूसरा जो हमारा दिल्ली और मेरठ है, इस दिल्ली और मेरठ के आसपास बोली जाने वाली बोली के रूप में, दिल्ली तथा मेरठ के आसपास बोली जाने वाली बोली के रूप में, अन्य कहीं भी आपको दिखाई नहीं देगा खड़ी बोली का नाम। खड़ी बोली जो है ये केवल दो अर्थों में ही प्रयुक्त होता है। खड़ी बोली जो है इसका जो प्रयोग है वो दो अर्थों में किया जाता है, एक तो साहित्यिक हिंदी के रूप में, अगर कोई कवि हिंदी से संबंधित रचना लिख रहा है, साहित्य का सर्जन कर रहा है, कोई कविता लिख रहा है, तो इसका मतलब वो खड़ी बोली का प्रयोग कर सकता है। एक खड़ी बोली का दिल्ली तथा जो मेरठ है उसके आसपास बोली जाने वाली बोली के रूप में, इन दो अर्थों में ही खड़ी बोली का जो अर्थ है वो प्रयुक्त होता है। इसके बाद में देखो, अब बात आती है खड़ी बोली जो शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया गया। खड़ी बोली शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग, खड़ी बोली शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, खड़ी बोली जो शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था लल्लू लाल ने। लल्लू लाल किसने किया था भाई? लल्लू लाल ने। लल्लू लाल का ग्रंथ था प्रेम सागर। लल्लू लाल का एक ग्रंथ था जिसका नाम है प्रेम सागर। इस प्रेम सागर नामक जो ग्रंथ है, इस प्रेम सागर नामक ग्रंथ में ही खड़ी बोली जो शब्द है इस शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किसने किया? लल्लू लाल ने किया। खड़ी बोली शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लल्लू लाल, और इस लल्लू लाल का एक ग्रंथ है जिसका नाम है प्रेम सागर, और ये बात है 1803 ईस्वी की। कब की बात है ये? 1803 ईस्वी की। तो आपसे पूछा जा सकता है कि खड़ी बोली जो शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? लल्लू लाल ने किया। किस ग्रंथ में किया? प्रेम सागर ग्रंथ में किया। कब किया? 1803 ईस्वी में खड़ी बोली शब्द का प्रयोग प्रेम सागर ग्रंथ में किया गया था। एक ध्यान रखना, खड़ी बोली जो है वो आकार बहुला बोली मानी जाती है। कैसी बोली मानी जाती है? खड़ी बोली आकार बहुला बोली मानी जाती है। कैसे आकार बहुला? क्योंकि जो इसकी शब्दावली है उस शब्दावली में आ जो स्वर वर्ण होता है उस आ स्वर वर्ण की बहुलता होती है, और आ स्वर वर्ण की बहुलता होने के कारण या आ स्वर का प्रयोग ज्यादा होने के कारण इसको क्या नाम दे दिया गया? आकार बहुला बोली नाम दे दिया गया। अब इसके बाद में देखो, खड़ी बोली जो है, खड़ी बोली में एक तो
हम बात करें हिंदी की और एक बात करें हिंदी तथा उर्दू, हिंदी तथा उर्दू दोनों ही खड़ी बोली की बेटियां मानी गई हैं, खड़ी बोली की बेटियां मानी गई हैं, खड़ी बोली की बेटियां मानी गई हैं। यानी जो खड़ी बोली है उसकी दो बेटियां मानी गई हैं, एक तो हिंदी को खड़ी बोली की बेटी कहा गया और एक उर्दू को खड़ी बोली की बेटी कहा गया। इसके बाद में खड़ी बोली जो है इसके संदर्भ में देखें, इसका जो क्षेत्र है वो क्षेत्र के संदर्भ में देखें। खड़ी बोली से संबंधित जो प्रथम महाकाव्य है वो प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है, जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय के द्वारा लिखा गया था। प्रथम महाकाव्य भी देख लें खड़ी बोली का, प्रथम महाकाव्य खड़ी बोली का, यानी खड़ी बोली में जो प्रथम महाकाव्य लिखा गया था वो प्रथम महाकाव्य कौन सा था? प्रथम महाकाव्य था प्रिय प्रवास। ये प्रथम महाकाव्य है जिसके रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय। इन अयोध्या सिंह उपाध्याय के द्वारा महाकाव्य लिखा गया था प्रिय प्रवास, और इस प्रिय प्रवास में ही यानी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा माना जाता है? प्रिय प्रवास माना जाता है। इसके अलावा खड़ी बोली का जो प्रथम कवि है वो अमीर खुसरो को भी माना जाता है। खड़ी बोली का प्रथम कवि किसको माना जाता है? खड़ी बोली का भी यानी अमीर खुसरो को माना जाता है। और जो मानक हिंदी है, हमारी जो मानक हिंदी है, मानक हिंदी का विकास खड़ी बोली से ही हुआ है। मानक हिंदी है जो है हमारी, उस मानक हिंदी का जो विकास है वो किससे हुआ है? खड़ी बोली से हुआ है। फिर इसके बाद में इसके क्षेत्र की बात करें कि खड़ी बोली का कौन कौन सा क्षेत्र आता है, तो क्षेत्र के संदर्भ में देहरादून का मैदानी भाग आता है, सहारनपुर आता है, मुजफ्फरपुर आता है, मेरठ आता है, दिल्ली आता है। इसके अलावा दिल्ली का जो मेरठ और यूपी के आसपास लगता हुआ जो भाग है, बिजनौर है, रामपुर है, मुरादाबाद है, ये सभी है क्या है? खड़ी बोली के क्षेत्र हैं जहाँ की खड़ी बोली का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है। खड़ी बोली जो है इसमें पवाड़ा लिखे गए हैं, खड़ी बोली में अनेक प्रकार के नाटक लिखे गए हैं, खड़ी बोली में अनेक प्रकार के लोकगीत और लोक कथाएं लिखी गई हैं। यानी इनकी जो रचना है वो खड़ी बोली में पर्याप्त मात्रा में हुई है। एक तो पवाड़ा, एक नाटक, एक लोकगीत, लोक कथाएं, इनकी रचना सर्वाधिक जो है वो खड़ी बोली में हुई है। पर्याप्त मात्रा में इनकी रचनाएं खड़ी बोली में हुई हैं। अब देखते हैं इसके बाद में ब्रज भाषा, दूसरी भाषा कौन सी देखते हैं? ब्रज। अब ब्रज के संदर्भ में देखो महत्वपूर्ण बातें क्या क्या आपको ध्यान रखनी है। ब्रज, एक तो ब्रज का शाब्दिक अर्थ, ब्रज का शाब्दिक अर्थ है चारागाह है। देखो शाब्दिक अर्थ, यहां मैं ब्रज का शाब्दिक अर्थ बता रहा हूं, तो ब्रज का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो या तो होता है चारागाह या गायों, चारागाह, गायों या पशुओं का समूह है, ब्रज का अर्थ क्या होता है? ब्रज का अर्थ होता है चारागाह है, गायों या पशुओं का समूह होता है। अब देखो ब्रजमंडल था, ब्रजमंडल। अब देखो इस ब्रजमंडल जो था, इस ब्रजमंडल में कौन कौन आते हैं? इस ब्रजमंडल में एक तो मथुरा और दूसरा आता है वृंदावन। दूसरा कौन सा है? वृंदावन। देखो मथुरा और वृंदावन जो है ये ब्रजमंडल का भाग था। इसे मथुरा और वृंदावन को क्या कहा गया था? ब्रजमंडल कहा गया था। तो इस ब्रजमंडल में बोली जाने के कारण इसको क्या नाम दिया गया? ब्रज भाषा नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? ब्रज भाषा नाम दिया गया कि भाई ब्रजमंडल जो था, अब ब्रजमंडल में मथुरा और वृंदावन था। इस मथुरा और वृंदावन में बोली जाने के कारण
क्या नाम दिया गया, इसको ब्रज भाषा नाम दिया गया, या ऐसे भी बोल सकते हैं ब्रज मंडल में बोले जाने के कारण इसको क्या नाम दिया गया था, ब्रज भाषा नाम दिया गया था। और ब्रज मंडल में कौन कौन आते हैं, मथुरा और वृंदावन। देखो मथुरा और वृंदावन ये भगवान श्री कृष्ण से संबंधित हैं। जैसे हम हिंदी साहित्य इतिहास पढ़ते हैं, भक्ति काल पढ़ते हैं, तो भक्ति काल के दो भाग, एक निर्गुण धारा और एक सगुण धारा। सगुण धारा जो है उसके दो भाग हैं, एक राम काव्य है और एक कृष्ण काव्य है। तो जो कृष्ण काव्य धारा थी, उस कृष्ण काव्य धारा की जो प्रमुख भाषा थी, वो प्रमुख भाषा कौन सी थी, ब्रज थी। यानी भगवान श्री कृष्ण से संबंधित जितना भी काव्य लिखा गया है वो काव्य किस में लिखा गया है, ब्रज में लिखा गया है। अब भगवान श्री कृष्ण का जो, यानी हम ये कहें कि मथुरा और वृंदावन, यहाँ पर सानिध्य ज़्यादा से ज़्यादा था, और यहाँ पर सानिध्य ज़्यादा से ज़्यादा होने के कारण ये दोनों ब्रजमंडल कहलाते हैं। और दोनों ब्रजमंडल कहलाने के कारण और ब्रजमंडल में बोली जाने के कारण इसको क्या नाम दिया गया, ब्रज भाषा नाम दिया गया। इस कारण से इसका क्या नाम पड़ा था, ब्रज नाम पड़ा था। अब नामकरण भी, अब भाई नामकरण हो गया कि इसका नामकरण ब्रज क्यों पड़ा, क्योंकि ब्रजमंडल की प्रमुख भाषा थी। नामकरण ब्रजमंडल की प्रमुख भाषा, या हम ये भी कह सकते हैं ब्रजमंडल में बोली जाने वाली बोली होने के कारण इसको ब्रज नाम दिया गया। अब इसके बाद में आता है इसका उद्भव कहाँ से हुआ है, उद्भव या विकास। इसका उद्भव या विकास याद करो, खड़ी बोली का उद्भव किससे हुआ था, शौरसेनी अपभ्रंश से। तो ये जो ब्रज है इसका विकास भी कौन से अपभ्रंश से हुआ है, शौरसेनी अपभ्रंश से ही हुआ है। कौन से अपभ्रंश से हुआ है, शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। और शौरसेनी अपभ्रंश की कौन सी आधुनिक उपभाषा से हुआ है, आधुनिक उपभाषा। शौरसेनी अपभ्रंश की आधुनिक उपभाषा है पश्चिमी हिंदी, और इस पश्चिमी हिंदी से ही किसका विकास हुआ है, हमारी ब्रज जो भाषा है, ब्रज बोली जो है, इसका विकास हुआ है। तो ध्यान दें, आपको पूछा जा सकता है ब्रज का विकास, ब्रज का उद्भव हुआ है शौरसेनी अपभ्रंश से, खड़ी बोली वाला जो अपभ्रंश है उसी से यानी ब्रज का विकास हुआ है, और खड़ी बोली की जो आधुनिक उपभाषा है पश्चिमी हिंदी, उसी से ही ब्रज का हुआ है। क्यों, क्योंकि भाई हम पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां पढ़ते हैं, एक तो खड़ी बोली पढ़ते हैं, एक ब्रज पढ़ते हैं, एक बुंदेली पढ़ते हैं, एक कन्नौजी पढ़ते हैं, एक हरियाणवी पढ़ते हैं। तो ये 5 बोलियां जो हैं, मैंने अभी जो नाम बोले, खड़ी बोली, ब्रज, बुंदेली, हरियाणवी, कन्नौजी, ये 5 बोलियों का जो विकास हुआ है वो पश्चिमी हिंदी से हुआ है और शौरसेनी अपभ्रंश से ही हुआ है। हम यहाँ ब्रज पढ़ रहे हैं तो ब्रज भी इन्हीं से निकल कर आई है। इसके बाद में हम ये कह सकते हैं कि शौरसेनी जो है, इस शौरसेनी का मध्यवर्ती जो रूप है वो रूप इसमें क्या होता है, सर्वाधिक झलकता है। और हिंदी की जो 18 बोलियां हैं, देखो अभी तक हमने, पहले देखो कि ब्रज के संदर्भ में अभी तक हमने क्या पढ़ा, ब्रज के संदर्भ में अभी तक हमने पढ़ा कि ब्रज का शाब्दिक अर्थ पशुओं, चारागाहों या गायों का समूह है। फिर हमने पढ़ा ब्रजमंडल की भाषा होने के कारण इसे ब्रज भाषा कहा गया। ब्रजमंडल में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, मथुरा और वृंदावन। फिर इसका उद्भव विकास, शौरसेनी अपभ्रंश से इसका उद्भव हुआ, और शौरसेनी अपभ्रंश की आधुनिक उपभाषा पश्चिमी हिंदी से इसका उद्भव विकास हुआ। अब बात आती है हमारी हिंदी जो है, हिंदी की जो 18 बोलियां हैं, हिंदी की जो 18 बोलियां हैं, इन 18 बोलियों में से सबसे कोमल बोली मानी गई है, सबसे कोमल। हिंदी की जो 18 बोलियां हैं उन 18 बोलियों में सबसे कोमल बोली, सबसे कोमल भाषा यदि कोई है तो वो कौन सी है, ब्रज है। ब्रज को इन सभी से क्या माना गया है, कोमल माना गया है। इसके बाद में ब्रज के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि मध्यकालीन, यानी मध्यकाल में क्या आता है, हमारा भक्ति काल आता है और हमारा रीति काल आता है। तो जो मध्यकालीन साहित्य था, मध्यकालीन साहित्य की प्रमुख भाषा थी, मध्यकालीन साहित्य की प्रमुख भाषा
प्रमुख भाषा। मध्यकालीन जो साहित्य है, इस मध्यकालीन साहित्य की प्रमुख भाषा कौन सी थी? ब्रज थी। मध्यकाल में भक्ति काल की दो धाराएं, निर्गुण धारा, सगुण धारा, सगुण की दो धाराएं, एक तो राम काव्य और कृष्ण काव्य। तो कृष्ण काव्य जितना भी है वो किस में लिखा गया है? ब्रज में लिखा गया है। इसके बाद में मध्यकालीन साहित्य की प्रमुख भाषा हो गई। अब ये जो है, इस यानी ब्रज को ब्रजबुली भाषा भी कहा जाता है। कौन सी भाषा कहा जाता है? ब्रजबुली भाषा भी कहा जाता है। ब्रजबुली नाम क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इसमें जो हमारी असमिया है और हमारी जो बंगाली है उससे मिलकर बनी होने के कारण, यानी असमिया और बंगाली, असमिया प्लस बंगाली, इससे मिलकर बनी होने के कारण इसको क्या नाम दिया गया? ब्रजबुली नाम से भी इसको जाना जाता है। यानी ब्रज भाषा को ब्रजबुली नाम भी दिया गया है, या ब्रज भाषा को ब्रजबुली नाम से भी जाना जाता है। अब इसको ब्रजबुली क्यों कहा गया? इसको ब्रजबुली इसलिए कहा गया क्योंकि ये असमिया और बंगाली से मिलकर बनी है। असमिया और बंगाली से मिलकर बनी होने के कारण इसको क्या नाम दिया गया? ब्रजबुली नाम दिया गया। और यहाँ ये ध्यान रखें, ब्रजबुली शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ये जो ब्रजबुली शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग, ब्रजबुली शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ईश्वर चंद्र गुप्त ने किया था। ईश्वर चंद्र गुप्त ने, यानी ब्रजबुली जो शब्द है, इस ब्रजबुली शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ईश्वर चंद्र गुप्त ने ब्रजबुली शब्द का प्रयोग किया था। और इसके बाद में एक बिंदु और ध्यान रखना, गंगा व यमुना, गंगा व यमुना के दोआब क्षेत्र में, यानी गंगा और यमुना का जो दोआब क्षेत्र है, उस दोआब क्षेत्र में इसको अंतर्वेदी नाम दिया गया है। इसको अंतर्वेदी नाम दिया गया है। कौन से क्षेत्र में? गंगा व यमुना का जो दोआब क्षेत्र है, गंगा और यमुना जो दो हमारी नदियां हैं, इनका जो दोआब क्षेत्र है, उस दोआब क्षेत्र में ब्रज को क्या नाम दिया गया? उस दोआब क्षेत्र में ब्रज को अंतर्वेदी नाम दिया गया। और ये जो अंतर्वेदी नाम देने वाले कौन थे? अंतर्वेदी नाम देने वाले थे जॉर्ज ग्रियर्सन। यानी ये जो अंतर्वेदी नाम है वो किसके द्वारा दिया गया? ये अंतर्वेदी नाम दिया गया जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा। किसके द्वारा? जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा। तो हमने पढ़ा ब्रज जो है 18 बोलियां हैं, यानी हमारी हिंदी में कुल 18 बोलियां हैं। उन 18 बोलियों में से सबसे कोमल जो बोली है, सबसे कोमल जो भाषा है वो कौन सी है? हमारी ब्रज है। मध्यकालीन जो साहित्य है, उस मध्यकालीन साहित्य की प्रमुख भाषा कौन सी है? ब्रज है। और प्रमुख रूप से कृष्ण काव्य जो है वो कृष्ण काव्य किस में लिखा गया है? ब्रज में लिखा गया है। ब्रजबुली इसको नाम क्यों दिया गया? क्योंकि ब्रज को ब्रजबुली भी कहा जाता है। क्यों कहा गया इसको? असमिया व बंगाली से मिलकर बनने के कारण इसको क्या नाम दिया गया? ब्रजबुली नाम दिया गया। नोट लगा के लिखना था, सर्वप्रथम प्रयोग किसका? ब्रजबुली का सर्वप्रथम प्रयोग, ब्रजबुली का सर्वप्रथम प्रयोग ईश्वर चंद्र गुप्त ने किया था। यानी ये जो शब्द है ब्रजबुली, इस ब्रजबुली का सर्वप्रथम प्रयोग ईश्वर चंद्र गुप्त ने किया था। फिर गंगा व यमुना के दोआब क्षेत्र में ब्रज जो भाषा है, ब्रज जो बोली है, इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको अंतर्वेदी नाम से जाना जाता है। और ब्रज को अंतर्वेदी नाम देने वाले कौन थे? ब्रज को अंतर्वेदी नाम देने वाले थे जॉर्ज ग्रियर्सन। ब्रज को अंतर्वेदी नाम देने वाले कौन थे? जॉर्ज ग्रियर्सन। इस प्रकार से ये हमारी जो ब्रज भाषा है, ब्रज बोली है, उसके संदर्भ में हम ये भी कह सकते हैं कि मन को मोह लेने वाली जो भाषा है, मन को मोह लेने वाली जो बोली है, वो भी किसको माना गया है? ब्रज को ही माना गया है। इसके अलावा ब्रज जो है इसको ओंकार बहुला माना गया है। ये भी ध्यान रखना भाई, ब्रज को ओंकार
बहुला भाषा माना गया है, बहुला भाषा कहा जाता है। जबकि खड़ी बोली जो है उसको आकार बहुला कहा गया है। ये ध्यान रखना, कई बार ऐसे प्रश्न पूछ लेता है, निम्न में से ओकार बहुला भाषाएं हैं या ओकार बहुला बोलियां हैं, निम्न में से आकार बहुला बोली कौन सी है? तो ध्यान दें, खड़ी बोली जो थी उसको आकार बहुला कहा गया है, ब्रज जो है उसको ओकार बहुला कहा गया है। यानी इसमें जो ओ वर्ण है, इस ओ वर्ण से संबंधित जो शब्दावली है उसका प्रयोग सर्वाधिक होता है, और उससे इसका प्रयोग सर्वाधिक होने के कारण इसको क्या नाम दिया गया, यानी ओकार बहुला नाम दिया गया। अब इसके क्षेत्र की बात करें तो इसका क्षेत्र आगरा, अलीगढ़, मथुरा, वृंदावन, बरेली, एटा, मैनपुरी, धौलपुर और हमारा जो भरतपुर के आसपास का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में ब्रज बोली जाती है। ये हमने दो बोलियां पढ़ी, एक तो खड़ी बोली और एक ब्रज। दोनों से संबंधित यानी जो भी महत्वपूर्ण बातें थी एग्जाम की दृष्टि से, वो महत्वपूर्ण बातें मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दी हैं मित्रों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मित्रों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों।